फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में 2007 से हूँ। और जीरियाट्रिक मतलब जैसे आपने कहा उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके साथ में 2020 के साथ जुड़ी, जो हमारा जीरियाट्रिक क्लिनिक है उसके साथ। तो उनके साथ हमने भी सीखा और हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे जो पेशेंट हैं जो ओल्डर जनरेशन के हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ओल्डर जनरेशन नहीं, ओल्ड पेशेंट जो है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और किस प्रकार से हमें हमारे जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम से उसे कैसे चेंज करना पड़ता है इनके उनकी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उसको हमने डेवलप किया है पिछले 4-5 साल में। और बाकी हमने बहुत दूसरे अदर मतलब दूसरे ब्रांचेस में भी हम काम करते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स में काम करते हैं। और न्यूरोलॉजी जो मेरा मेन फोटे है, जो मुझे बहुत ज्यादा पेशेंट्स में उसे मैं देखती हूँ। तो वो उसको उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर उस फील्ड में ज्यादा काम किया है। हेलो। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, तो आप प्लीज़ आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए ताकि लोग हाँ। यूजर्स। तो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो जी मैम, जी मैम, प्लीज कीजिए। ओके, दिख रहा है। ओके। सो देखिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो एक्चुअली ऐसे ही दिखते हैं, हमारे ओपीडी में आने वाले लोग भी ऐसे ही दिखते हैं। तो हाँ मैम। ये पिक्चर जो है वो एक काफी क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन है, हमारे जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है फिजियोथेरेपी के बारे में, ऐसे मुझे लगता है। लास्ट में पूछूंगी मैं कितने लोगों को पता है फिजियोथेरेपी के बारे में, और उनका क्या उन्होंने कभी डिपार्टमेंट विजिट किया है या फिर यहाँ पे आके हमारे से कोई ट्रीटमेंट ली है। तो फिजियोथेरेपी, पहली तो बात ये होती है कि बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि एक्चुअली एक्सरसाइज का क्या योगदान होता है कैंसर के मरीजों के लिए। तो बहुत सारा अभी रिसर्च हो रहा है जिसके अंदर लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। तो पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं या जो ओल्डर जनरेशन हम जिसे कहते हैं, उनमें एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो भी वो बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि खेती में काम करना या फिर क्या कहते हैं, मजदूरी का काम करना, इससे जो होता है ना, लोग है ना बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग उनमें ये देखा हुआ है कि उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये धारणाएं होती है कि क्या सच में फिजियोथेरेपी को ये एक्सरसाइजेस कैंसर पेशेंट में जरूरी होते हैं, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये जरूरी है क्या। तो पहले तो फिजियोथेरेपी जो बुजुर्ग लोगों में होता है ना वो काफी सेम होता है जो अ, हमारे बच्चे हो या फिर हमारे जो जवान पीढ़ी होती है उनसे बहुत सेम ही होता है। बस इतना होता है कि हमें उनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो क्या होता है कि कई बार जो जो जिनकी उम्र ज्यादा होती है, जैसे जो जिनको हम ओल्डर जनरेशन या फिर ओल्डर एज पीपल या फिर जिनको हम जीरियाट्रिक बोलते हैं, सो ये जो लोग होते हैं वो जिन इनमें क्या होता है कि पहले से ही उम्र की वजह से या तो इनको कमजोरी होती है पहले से, या तो इनमें फेफड़ों की ताकत कम हो जाती है, या फिर इनको हृदय का कोई विकार हो जाता है, या जैसे बीपी हो, डायबिटीज हो। इन सब चीजों की वजह से जो तकलीफें होती है वो तो होती है, और उसके बाद में जो कैंसर की वजह से तकलीफें होती है वो एक और ही पहलू होता है, जिसको इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए हमें हमारे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। तो अगर मैं बात करूंगी तो मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये देखूंगी कि क्या मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है, क्या वो पूरी तरह से ठीक है। मतलब ये मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर पेशेंट आया है मेरे पास ये कह के कि उसके घुटना दर्द हो रहा है लेकिन वो मेरे सामने बैठ के खांस रहा है, तो मैं सिर्फ उसके घुटनों के लिए नहीं ट्रीटमेंट दूंगी, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उसको इतनी खांसी हो रही है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है, दवाई है, या फिर उसके लिए हमारी तरफ से कोई योगदान करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं।
सो पहला हमारा जो मिथ है वो है कि क्या फिजियोथेरेपी जो है वो पेशेंट में, काफी लोगों में दर्द बहुत होता है तो दर्द में सहायता करता है क्या। सो और फिजियोथेरेपी जो है जिसकी वजह से दर्द भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि बीमारी की वजह से भी दर्द होता है, और लोगों में ये धारणा होती है कि एक्सरसाइज करने से या जब हम कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमें दर्द ज्यादा होता है। सो ये दोनों भी चीजों के लिए अलग तरीके से हम ट्रीट किए करते हैं। जैसे अगर पेशेंट को किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द है, जैसे कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द होने की वजह क्या है, क्या उनको उनके स्नायु बहुत अकड़े हुए हैं जिसकी वजह से इनको दर्द है। तो क्या हम इनको सिर्फ सेक करने से आराम दिला सकते हैं, जैसे गर्म पानी का हो गया या ठंडे पानी का हो गया। जैसे जब हमें लगता है तो हम ये हमेशा कहते हैं कि हमें ठंडे पानी से वो या ठंडे बर्फ से हमें उसे सेकना चाहिए। और ये बहुत दिनों से आपको हो रहा है तो आपको गर्म पानी से उसे सेकना चाहिए। तो ये हम हमेशा कहते हैं, कई बार इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। दर्द कितना है वो जान के फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपको क्या एक्सरसाइज करने से भी आपका दर्द कम हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि दर्द की वजह क्या है जिसकी वजह से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, और कई बार लोगों में ये धारणा भी होती है कि एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से दर्द हो सकता है, जबकि एक्सरसाइज करने से जो दर्द होता है वो भी कम होने में मदद होती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे जिनमें ऑपरेशन हो चुका है तो ऑपरेशन की जगह पे काफी लोगों को दर्द होता है। तो जब हम कोई मूवमेंट करते हैं या फिर जब शरीर की हलचल होती है हेलो तब। सारिका जी, हाँ, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। थोड़ा ये प्रेजेंटेशन मूड में डालिए ना बोलिए। तो और अच्छा दिखेगा। जो आपका पीपीटी है ना उसका प्रेजेंटेशन मूड में डालिए ना। प्रेजेंटेशन मोड में ही है नहीं, वो दिख रहा है अपना ये अभी। स्लाइड साइड बाय साइड दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। हम्म, अभी देखिए। तो स्लाइड शो कहीं हाँ पर। हाँ, स्लाइड देखो शो कीजिए ना एक बार, किया। स्लाइड शो की। अभी देखिए हो रहा है, नहीं हुआ नहीं कि हो नहीं पा हुआ। रहा। नहीं नहीं हो पा रहा, ठीक है कंटिन्यू कीजिए। एक शायद मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। डाला तो है मैंने, पर हुआ अभी मैम नहीं। नहीं नहीं हो रहा है, कंटिन्यू करते हैं। नहीं हो रहा है। ओके। सो हम दर्द के बारे में बात कर रहे थे, तो फिजियोथेरेपी से दर्द होता है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए मतलब पहली बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं तभी होता है, और एक्सरसाइज करने से दर्द धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो जैसे ऑपरेशन के बाद, जिसमें कह रही थी, ऑपरेशन के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन यही करते हैं कि दर्द होगा इसलिए हम नहीं करते हैं, और कभी एक्सरसाइज करने की वजह से भी दर्द बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है और उसके बाद में वो दर्द कम हो जाता है। यदि दर्द जो है वो अगर कम भी नहीं होता है तो हम पेशेंट्स को ये मशीन जो होती है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि दर्द को हम नियंत्रण में रख सकें। ठीक है। दूसरा है, बहुत सारे लोगों में ये होता है कि आराम करना बहुत जरूरी होता है। फिजियोथेरेपी करने से अच्छा आप आराम कर लीजिए तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर ऐसे नहीं होता है। जब आप कोई काम करते हैं तो हमारा जो शरीर है उसका जो पूरे शरीर का जो संचालन है वो ठीक से होने लगता है, और उसी से हमारे शरीर की जो कमजोरी होती है या दर्द होता है या फिर जो थकान होती है ये कम होती है। तो उसी के बारे में हम बात करें तो जैसे कई पेशेंट होते हैं जो थक जाते हैं। तो थकना जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैंसर की बीमारी में। तो जैसे उम्र जैसे बढ़ती है हमारी थकावट भी बढ़ जाती है, लेकिन ये जो थकावट होती है वो हम सोने से, आराम करने से ठीक हो जाती है, लेकिन जो कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से या बीमारी की वजह से जो थकान होती है वो ठीक नहीं हो पाती है। और ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में ये थकान जो है ये बहुत ज्यादा दिखी जाती है। तो लोग क्या कहते हैं इसमें, अगर उनको थकान लगती है तो वो कहते हैं कि अब मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा काम करने के
बाद भी बहुत जल्दी थक जाता हूँ। और हर बार ऐसे लगता है कि मुझे सोने की जरूरत है। पूरा दिन मैं सोते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे थकावट पूरे समय लगती रहती है। और अगर मैं आराम नहीं करूँ तो ऐसे मुझे लगेगा कि मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ। तो ये सब चीजें होती है। तो इसका मतलब ही है कि आप में थकावट हो रही है। और आप देखोगे, अगर पूरे विश्व में भी ये जो थकान के बारे में बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है, और या हो भी रही है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत लोगों में ये आइडेंटिफाई या फिर देखा है कि लोगों को बहुत थकान होती है, और उसे क्या कहते हैं, पिकअप करना या फिर आइडेंटिफाई करना या फिर उसे उसके बारे में जानकारी देना लोगों को बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं पेशेंट हूं तो मुझे वो समझ में नहीं आएगा कि मुझे थकान हो रही है, और मुझे इसी वजह से ये सब क्या कहते हैं, कमजोरी और इन सब वजह से मुझे थकान बहुत ज्यादा हो रही है। तो थकान को समझना और उसके बारे में हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो पहले तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से थकान हो सकती है। तो हमने कहा कि कीमो लगने की वजह से जैसे हमारे शरीर के काउंट्स कम हो जाते हैं, या फिर हम खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, नींद ठीक से नहीं आ पाती। ठीक है। या फिर पेशेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या उन्हें स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी उनमें थकान होती है। तो इसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे आप, अगर आप बहुत थक जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरे दिन में आप जब सुबह उठते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको उतनी थकान उस समय नहीं होती है, तो आप बस 10 मिनट के लिए चलना शुरू करिए। तो बस 10 मिनट के लिए आपको चलना शुरू करना है, और उस 10 मिनट से आपको उसे 15 20 ऐसे करना शुरू करना। और चलना ऐसे कि आप उसमें अ, आपको ठीक लगे उतना आपको चलना है। ऐसे नहीं कि आपको आज दौड़ना शुरू करना है या फिर किसी के साथ आपको रेस लगानी, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जो है वो जितना होगा, आपको जितना आप चल सकते हैं उतना चलिए। और अगर आप 10 मिनट एक बार में भी नहीं चल सकते, तो हम यही कहते हैं पेशेंट्स को कि आप कोई नहीं, आप 5 मिनट चलो, थोड़ा ब्रेक लो, फिर 5 मिनट चलो, फिर ब्रेक लो। कई बार पेशेंट ये भी करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी थकान कम हो सकती है। जैसे एक्सरसाइज करना। तो अगर एक्सरसाइज बहुत बोरिंग हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, और इतनी दवाइयाँ और कीमो लेने के बाद फिर घर जाने के बाद एक्सरसाइज करने में इतना ये नहीं होता है, मन नहीं करता है, तो कई बार हम ये कहते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ तो आप बैठे बैठे ही जैसे पानी की बोतल लीजिए और पानी की बोतल से हाथ की एक्सरसाइज करिए। वो नहीं हुआ तो बच्चे अगर घर पे हो तो बॉल के साथ खेलिए। ये सब जो जैसे हम एक्टिविटी कहते हैं, इन सब से भी आप एक्सरसाइज करके आपकी थकान को कम कर सकते हैं। और थकान कब आपको ज्यादा होती है और कब कम होती है, वो भी आपको जानना है। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी थकान कम होती है, तो उस समय में हमारा सारा काम कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो जिस समय आपको सबसे कम थकान लगती है उस टाइम पे आप आपके सारे काम कर लीजिए। समय आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, उस समय आप ऐसे काम करिए जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है। तो वैसे आपको आपकी दिनचर्या भी वैसे बनानी चाहिए कि किस समय आप आपके सारे काम कर सकते हैं, किस समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किस समय आप फ्रेश या एक्टिव फील करते हैं, और उसी समय आपको ये सब करना है। यदि आप वॉकिंग नहीं कर सकते या फिर आपको नहीं अच्छा लगता, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। आपका कोई ग्रुप है जिसके साथ आप मिल के बातें करना चाहते हैं, फ्रेश एयर में घूमना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इससे भी आपका माइंड डाइवर्शन होता है, वो भी मदद करता है। ठीक है। दूसरा एक मिथ है जिसमें कहते हैं कि फिजियोथेरेपी जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब कभी चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट होता है तभी एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, पर ऐसे नहीं होता है। फिजियोथेरेपी जो होती है ना, वो हर हर एक इंसान के लिए जरूरी होती है। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारे जो फेफड़ों की ताकत होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा चलने के बाद भी हांफने लगते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, ज्यादा देर तक अगर बैठते भी है तो थक जाते हैं। तो वो जो है वो उनमें जो उनकी जो फेफड़े की ताकत है वो कम हो जाती है। तो वैसी स्थिति में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो
एक्सरसाइज करने के लिए हम कई बार पेशेंट को ये मशीन जो है, जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं, ये भी देते हैं। इससे जो है फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है, और पेशेंट को पता भी चलता है कि उनको कितना उनकी क्षमता बढ़ानी है, और कितने बार उनको ये एक्सरसाइज करना है। तो ये एक्सरसाइजेस मशीन के साथ साथ हम लोग पेशेंट को खुद बिना किसी मशीन के भी एक्सरसाइज कराने को सिखाते हैं। तो जिससे कि उनके फेफड़ों की ताकत बढ़े, उनमें जो हवा जो है हमारे फेफड़ों में, वो बहुत अच्छे से जाए, और उन्हें भी एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश फील होना चाहिए। तो कई बार जो होता है ना, पेशेंट को एक्सरसाइज करने के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान में कई बार पेशेंट को खांसी कफ या फिर फेफड़ों में क्या कहते हैं, बलगम जमा होने की संभावना होती है। तो उस समय भी उनका जो कफ है वो निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालना होता है, कैसे उनके फेफड़ों की को क्लीन रखना है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती है जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें। तो जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि उनके घुटनों में दर्द होता है, या फिर उनकी जो पैरों के स्नायु होते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, दर्द होता है, चलते चलते कभी कभी वो लड़खड़ाने लगते हैं, या फिर चलते चलते कभी कभी वो गिर भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो अब ये क्यों होता है? जब पेशेंट में ये सब प्रॉब्लम्स होती है, तो इनकी वजह से पेशेंट में गिरने की संभावना बहुत होती है। तो जैसे हमने भी हमारे इसमें हॉस्पिटल में देखा है कि जिन लोगों में कमजोरी ज्यादा होती है, जैसे पैरों में कमजोरी ज्यादा हो, या बहुत लोग कम चलते हैं, या फिर उनमें कमर में दर्द हो, या फिर उनको देखने में कमजोरी हो, या फिर सुनने में ठीक नहीं आता हो, तो उनमें भी ये चांस होता है कि पेशेंट में गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जैसे हम पेशेंट जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कमजोरी बढ़ती है, और शरीर में ये सब चीजों की वजह से, जैसे आप देखना, सुनना, और महसूस होना, ये सब चीजें जैसे जैसे कम होने लगती है, वैसे उनमें लड़खड़ाने की और गिरने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? यदि जिनमें बैलेंस या फिर लड़खड़ाने की संभावना ज्यादा होती है, तो उनमें हम ये बताते हैं कि आपको किसी प्रकार का सहायता इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे आप वॉकर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वॉकर है, ये एक काठी है जिससे चल सकते हैं, या फिर दो बैसाखी है, या फिर व्हील चेयर है। तो ये सब जो है वो आपको इंडिपेंडेंट रखने में मदद करेगा। ये और इसके साथ साथ ये भी है कि आपको बैलेंस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब खुद को लड़खड़ाने से या फिर गिरने से बचाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज है जो यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो आप बैठ के भी कर सकते हैं कुर्सी में, या फिर कुर्सी के सहारे से या दीवार के सहारे से आप पैर की एक्सरसाइज करिए। ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज है, अगर ये भी आप करते हैं तो आपके जो बैलेंस की जो प्रॉब्लम है, जैसे लड़खड़ाने की जो प्रॉब्लम है, वो कम हो सकती है। उसके साथ में कई बार जो होता है ना, पेशेंट को ये सिखाना पड़ता है कि कैसे चलना होता है, क्योंकि बैलेंस इतना अफेक्ट होता है, या फिर उनमें इतनी पैरों में कमजोरी होती है कि जो हमारे पैर जो होते हैं, मतलब एड़ी और हमारी जो बगल हिप मसल जिसे हम कहते हैं, उनमें इतनी कमजोरी होती है कि पेशेंट का बैलेंस डगमगाने लगता है। तो उनको हमें ट्रेन करना पड़ता है, मतलब उनकी ताकत भी बढ़ानी पड़ती है, और उसके साथ साथ उनके चलने का पैटर्न जो होता है वो भी ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पेशेंट हमारे पास वॉकर के साथ आता है, उनको हम काफी प्रकार की एक्सरसाइज सिखाते हैं, और अल्टीमेटली वो वॉकर के बिना चलने लगते हैं। सो वॉकर हो, और वॉकर को कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप काठी लेते हैं तो काठी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको उसे पकड़ के चलना है, कैसे आप उसमें सीढ़ी चढ़ सकते हैं, पानी होगा तो कैसे अपने आप को बचाना है, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम काउंसिल करते हैं और सिखाते भी हैं पेशेंट्स को। सो ये सब हुआ पेशेंट्स के पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो जीरियाट्रिक या ओल्डर पेशेंट्स में होती है, वो होते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे हमारी जो सोचने की, या फिर जब हाजिर जवाबी की, या फिर
किसी भी चीज को याद रखने की जो क्षमता होती है, या फिर हमारा जो जजमेंट करना, मतलब जैसे किसी चीज के बारे में हमें ठाम से हम बता सके कि हाँ ये ऐसे है, या हमारी बोली जो होती है, इनमें फर्क आता है। ये तो उम्र की वजह से होता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कीमो की वजह से भी ये सब चीजों में बढ़ाव होता है, बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हमारे अपने आप को बहुत ज्यादा कॉग्निटिवली, मतलब हमारे जो दिमागी ब्रेन एक्सरसाइजेज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको ज्यादा करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको हम वीडियो गेम्स खिला रहे हैं। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत मोबाइल गेम्स भी आते हैं जिसके अंदर वो कहते भी है कि आपको जिनको मेमोरी या याद रखने में इश्यूज है, तो ये गेम खेला करें। वैसे ही बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं पेशेंट को। तो ये यहाँ पे थेरेपिस्ट के साथ या फिर फिजियोज उनको ट्रेन कर रहे हैं ये गेम के साथ, कि कैसे उनकी मेमोरी या फिर मतलब याद रखने की क्षमता को, या विचार करने की क्षमता को, या फिर किसी चीज पे ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाएं। ठीक है, ये तो ये हो गया सिर्फ ये गेम्स के थ्रू। लेकिन ये भी देखा गया है कि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का करिए, जैसे साइकिलिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, या फिर सिर्फ आप वजन उठाने का एक्सरसाइज करते हैं, इन सभी से भी आप में आपके जो दिमागी जो चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए वो होती है, जैसे आपकी मेमोरी, ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है। आप में जो कई पेशेंट होते हैं जो बीमारी के बाद में बहुत एंशियस हो जाते हैं, एंशियस मतलब बहुत ऐसे सोच में रहते हैं कि अरे मेरे साथ क्या होगा। तो या फिर उनमें वो विचार कर करके खुद को बहुत क्या मजलूम या फिर डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो उनमें एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा फर्क आया हुआ देखा गया है। और लिटरेचर ये कहता भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया ब्रेन के इसके बारे में। कई बार जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम होता है इनकॉन्टिनेंस। मतलब उनमें जो उनकी टॉयलेट एक्टिविटीज होती है, जैसे पेशाब करना और ये, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये उम्र के साथ होता ही है, सभी के साथ होता है। तो कंट्रोल जो होता है वो कम, कंट्रोल के जो स्नायु होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने दिखाया हुआ है कुछ एक्सरसाइजेज जो पेशेंट कर सकता है, जिससे उनके जो पेशाब के हिस्से के जो भाग के जो मसल्स हैं उनको भी ट्रेन किया जा सकता है। तो ये भी चीज है कि ट्रेनिंग भी देनी जरूरी होती है। और उनको ये भी है कि वो पानी कितना ले रहे हैं, खाने का उनका क्या चल रहा है। तो पानी पी रहे हैं तो वो कितना पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने से पानी पीने के बाद उनको कितनी देर के बाद उनको वॉशरूम जाना चाहिए, तो अलार्म लगा के वो वॉशरूम जा सकते हैं। या फिर उनको बार बार अगर उनका यूरिन या फिर पेशाब जो है वो एक बार में पूरी तरह से नहीं होती है, तो पानी का इनका इनटेक, मतलब पानी की जो मात्रा होती है वो सोने से पहले कम लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें होती है, उसके लिए काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी होती है। तो वो भी होता है। हम पेशेंट कई बार कहते हैं कि आप एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए कि आपने पानी कितना पिया, ताकि आपको पता चले कि आप हर बार अगर आपने 1 लीटर पानी पिया है तो आपको 2 घंटे बाद तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो भी होता है। तो ये सब जो ट्रेनिंग होती है वो जरूरी होती है। और उसके साथ एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अभी कई बार होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो उनको बेड पे से उठ के एक्सरसाइज करना या फिर सिर्फ उसी के लिए थोड़ा टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, जहाँ बैठे वहां करो। अगर बैठे हैं तो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ कुर्सी में से बैठना उठना, एड़ी को ऊपर नीचे करना, ये भी एक सिंपल एक्सरसाइजेस है। अगर आप ये 10 बार भी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप में काफी फर्क आता है। सो अगर आपकी एक्सरसाइजेस दिन में अगर 4 से 5 बार, मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर एटलीस्ट आप दिन में 1-2 बार भी करें, 1 से 3 बार करिए, और हर एक्सरसाइज को 8 बार से शुरू करिए करना, तो भी आप में फर्क नजर आए। ठीक है। तो एक्सरसाइजेस बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर पेशेंट के लिए, वो भले वो पेशेंट हो या ना हो। और अगर आप अपने आप को बुढ़ापे में खुद को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सो जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, जो मतलब स्पोर्ट्स के लोगों को के लिए
गाइडलाइंस बनाते हैं, मतलब कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज किस प्रकार से करना है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन बनाया है कैंसर पेशेंट्स के लिए कि एक्सरसाइज कितना करना चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज ये कैंसर सर्वाइवर है, या फिर आप उस ट्रीटमेंट के दौरान ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर आपको ट्रीटमेंट के पहले हमारा खुद की ताकत बढ़ानी है, तो आपको दिन में 30 मिनट के लिए तो चलना जरूरी है। ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप कई बार कई लोग कहते हैं हमें कि है ना, हम तो चलते ही है, अभी हम हॉस्पिटल आए हैं, फिर यहाँ गए हैं, वो गए हैं, ऐसे नहीं होता है। तो जब चलना है मतलब आपको 30 मिनट के लिए लगातार चलना है, आप कहीं रुकेंगे नहीं। और स्पीड के हिसाब से चलना है कि मतलब 30 मिनट में आपका अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप चल पाते हैं, तो कैसे आप उसको बढ़ाएंगे। तो 30 मिनट के बजाय आप 25 मिनट में कैसे उस 2 किलोमीटर के पैच को कैसे पूरी तरह से कवर करेंगे, वो जरूरी होता है। सो वो होता है चलने का प्रोग्राम। तो अगर आप 30 मिनट के लिए रोज चलते हैं, तो 5 दिन अगर चलेंगे तो 150 मिनट आपको हफ्ते में चलना है। उसी तरीके से ये तो हो गया सिर्फ चलने के बारे में। उसके अलावा और भी चीजें होते हैं, जैसे हम कहते हैं ताकत बढ़ाना। तो ताकत बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी है ताकि आपके जो हर एक स्नायु है, जैसे अगर मैं हाथ का एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए मैं हाथ में आधा लीटर का बॉटल ले सकती हूँ, और उस बॉटल को ही सिर्फ 10 बार हिला सकती हूँ। ये भी एक एक्सरसाइज है। दोनों हाथ को साथ में कर सकती हूँ, दोनों हाथ को साथ में यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ बैठे बैठे भी करने हैं, और फिर भी आपके जो स्नायु है उनकी ताकत बढ़ा देगा। हाँ, लेकिन आपकी जो अगर पैरों की एक्सरसाइज करनी है, तो पैरों के लिए भी आप 1 किलो या आधा किलो की अनाज होगा या फिर नमक होगा, वो आप आपके पैर को बांध के फिर आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इससे आपके पैरों की भी ताकत बढ़ेगी। तो हमने चलने के बारे में कहा, ताकत बढ़ाने के बारे में कहा, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो वो होते हैं हमारा बैलेंस। तो जैसे हम एक पैर पे खड़े हो सकते हैं क्या, अगर हम आंख बंद करके खड़े हो सकते हैं क्या, अगर हम कुर्सी में से उठ पाते हैं, तो उठते हैं तो तभी हमें क्या कुर्सी को पकड़ने की जरूरत पड़ती है। सो ये सब जो एक्सरसाइज होते हैं ये आपके बैलेंस को बढ़ाते हैं। और एक्सरसाइज आप कितनी देर तक करते हैं, जैसे अगर एक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो 5 बार आप कर रहे हैं, क्या आप इसको 15 बार कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस, मतलब आप कितनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं। सो वो रिपीटेबिलिटी जो होती है, जो आप जितनी बार से करेंगे, वो सब भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, और आपकी ओवरऑल जो सेहत है उसको ठीक करने के लिए। अब हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए या ठीक करने के लिए, जैसे उम्र बढ़ती है, तो सिर्फ हम अभी बातें कर रहे हैं वो फिजिकल चीजों के बारे में है। और कॉग्निटिव मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड, जो हम डिप्रेशन होता है, या फिर हम बहुत तनाव में रहते हैं बीमारी की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से, उसके अलावा भी बहुत दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर कैसे है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो क्या हम खुश हैं, क्या हमारे साथ हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो भी उतनी ही हमारी मदद कर रहे हैं। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती है जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो, तो हमें ये भी देखना है कि उनका जो, हाँ, उनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग भी उसी प्रकार से उनकी मदद करें, उसी प्रकार से उनके लिए काम करें, ताकि उनमें भी वो प्रोत्साहन बना रहे कि वो पूरी ट्रीटमेंट में एक अच्छा माइंडसेट रहे, और वो सारी एक्सरसाइज भी करे, दवाइयाँ भी ले, और क्या कहते हैं, लोगों के साथ भी मिले जुले। ऐसे नहीं है कि हम बीमार हैं तो हमें कहीं आना जाना नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है, जैसे ये बीमारी भी पता चलती है, और जैसे लोगों की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे हम बूढ़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लोग अपने कामों में निकल जाते हैं, तो वो अकेलापन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। सो ये मेरी लास्ट स्लाइड है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज, अगर आप, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे देश में हैं, वो एक्सरसाइज को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि उनमें बहुत दूसरी चीजों में भी उनको ध्यान देना है, जैसे घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, बच्चों का एजुकेशन होता है, या फिर कोई बीमार होता है घर में। इन सब चीजों में भी, उस सब चीजों की वजह से हमारा जो शारीरिक, हमारा जो शरीर होता है वो
उतना ही कमजोर होते जाता है। तो एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत खुद से ये खुद को प्रोत्साहित करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और अगर हम एक्सरसाइज बुढ़ापे में भी करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान भी करते हैं, तो इससे हमारे जो हृदय है उसकी, हृदय मतलब हार्ट, हार्ट की जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। जितना हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है खून को, जितना वो पंप करेगा, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना वो ज्यादा पंप करेगा। उससे हमारे जो दिमाग में जो खून का संचार होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सो इससे हमारी जो ब्रेन या मेंदु का जो फंक्शन होता है वो अच्छा होता है। इससे हमारे जो शरीर में बीमारियां होती है उसकी क्षमता भी कम हो जाती है, और हमारे जो स्नायु होती है उसकी ताकत भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने कहा है कि एक्सरसाइज कैसे बूढ़े लोगों में, भले वो बीमार हो या ना हो, और स्पेशली अगर उनमें कैंसर जैसी बीमारी हो तो कितना जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। अ, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस फॉर व्हाट अ वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। मैम, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो उम्रदराज पेशेंट होते हैं, और हमेशा वो शिकायत करते हैं, यार मैं बूढ़ा हो गया, अभी एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो ये बोलते हैं। उसके बाद फिर वो ये भी बोलते हैं कि ये अकेले एक्सरसाइज करना बड़ा बोरिंग काम है, कभी एक आध बार कर लिया उस मजे के लिए, उसके बाद फिर बोरिंग बोरिंग लगने लगता है। तो ये दो चीजें हैं कि इस एक्सरसाइज को मजेदार कैसे बना सकते हैं, और अकेले एक्सरसाइज बोरिंग लगता है तो हम कैसे हेल्पफुल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने मैंने भी कहा ना कि अगर मैं खुद करने लगूंगी तो मुझे भी बोरिंग ही लगेगा। इट इज बोरिंग, ठीक है। तो जो लोग फिटनेस में होते हैं उनमें मजा आता है, उनको मजा आता है क्योंकि उन्होंने पहले से ये चीजें की हुई है, और उनको पता है कि ये करने से उन्हें कितना अच्छा लगता है, इसीलिए उनके लिए ठीक है। लेकिन आप अगर एक दिन किसी को बोलोगे कि उठो और चलो अभी आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, वो नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी। तो हम ये कहते हैं कि आप किसी जैसे बूढ़े होते हैं उनके घर में नाती पोते जो होते हैं उनके साथ खेलो, ठीक है। वो एक चीज होती है। या फिर जो सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप बनाइए, उनके साथ आप एक्सरसाइज सेशंस रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम उम्र के लोगों के साथ जब हम करते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन भी मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि हम कितने फिट हैं, हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज करने से पहले लेकिन ये जरूरी है कि आप जान ले कि आपको क्या करना है और कितना करना है। ठीक है। अगर एक सिंपल बॉल कैच कैच खेलते हैं ना, वो भी एक प्रकार से एक्सरसाइज है। तो वो उस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई होप घर पे अभी लोग बॉल बॉल तो जरूर खेलेंगे क्योंकि बहुत सिंपल एक्टिविटी है। हाँ और हाँ। और सब सब लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हम्म। और फिर एक फन एक्टिविटी भी हो जाती है पेशेंट्स के लिए। और ना और मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, जो बूढ़े होते हैं, तो जैसे हम बच्चों में ये करते हैं कि जैसे वो चलना शुरू करते हैं तो उनको हम अलग अलग टेक्सचर्स पे चलाते हैं। जैसे आप उनमें घास पे चलाते हैं, मतलब बागीचे में चलाते हैं, मिट्टी पे चलाते हैं, रेत में चलाते हैं। इससे ना हमारा बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो कई बार हम पेशेंट्स को भी यही कहते हैं कि जैसे अगर आपका बैलेंस या फिर आप में लड़खड़ाने की संभावना ज्यादा होती है तो आप उन सब एरियाज पे चलिए, बीच पे जाके चलिए, वहां पे जाके कुछ नहीं तो वॉक करिए, और या फिर रनिंग करिए। इससे आपके बैलेंस बहुत अच्छा होगा, और बिना चप्पल के करना या शूज के करना ज्यादा अच्छा होता है। जी मैम, जी मैम, मैम हम शायद से मैडम को पर्सन के लिए सवाल आया है। हाँ प्लीज बने रहिएगा, मैं कुछ सवाल लेके वापस आता हूँ आपका। जी। अथिरा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अथिरा मैम। या रतन बोलो बोलो यस 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 प्लीज सुन रहे थे सुनाई दे रहा है हेलो। हाँ रतन आर यू एबल टू हियर मी हेलो यस, आई एबल टू हियर यू मैम। तो मैं सवाल या डाले हैं, इसलिए मैं वो सवाल फटाफट ले लेता हूँ ताकि आप ओके जानते हैं। ओके श्योर श्योर या प्रवीण कुमार सिन्हा जी का सवाल है, आई एम बीइंग हाँ ट्रीटेड चोलेंजर कार्सिनोमा फॉर 4 stage. हाँ I have completed C8 and D8 with the Rolumab. For review checkup, I am going to Mumbai next week.
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, ऐसा उन्होंने अंदाजा के लिए आपसे सवाल किया है। Yeah, sure. So basically, he will be seen by, I think, our GI team, medical onco GI team, so which is again in our third floor if it's on the private side, or first floor in the general side. So I understand he's taking immunotherapy, maybe some chemo also along with. Let him come with the response scan. तो स्कैन में जैसा आ रहा है रेस्पॉन्स है या नहीं, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान होगा। इन केस रेस्पॉन्स है तो मोस्टली इम्यूनोथेरेपी तो कंटिन्यू होने वाला ही है, बट वो डेफिनेटली प्लान उनका जो जीआई का टीम है उनको रिव्यू करके प्लान बनाने के लिए दे दीजिएगा। मतलब अभी इतना इन्फॉर्मेशन में कुछ आगे बोलना मुश्किल है। जी मैम, जी मैम, जी। नेक्स्ट सवाल है, पेशेंट ने डाला है, कैंसर का इलाज इलाज हुआ है, 1.5 महीना हुआ, गले में सूजन रहता है, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से इलाज हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, टंग में कैंसर था, सुबह सोकर उठने पर ज्यादा सूजन रहती है। ओके, उनका रेडिएशन और कीमो कब कंप्लीट हुआ है? सूजन रहता है, चल रहा है, हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ है। उन्होंने डिटेल नहीं डाला है मैंने। या तो उसका यूजुअली रेडिएशन के बाद तो इमीडिएटली कुछ हफ्ते के लिए एक्सपेक्टेड है, ऐसा चीजें में ऐसा हेड एंड नेक का जो भी इलाज होता है तो थोड़ा जी स्वेलिंग तो एक्सपेक्टेड है, बट उनको आई होप उनको कुछ तो रिव्यू डेट दिया होगा नेक्स्ट रिव्यू कब है बोल के, एंड उसका रेगुलर वो स्पीच एंड स्वॉलो का असेसमेंट वगैरह भी कंटिन्यू रखने के लिए बोल दीजिएगा। उनको उससे ज्यादा तकलीफ कुछ भी हो रहा है, आई थिंक ही शुड कम डाउन एंड एक बार हमें आके दिखाना बेटर होगा। उनको उससे कुछ तकलीफ हो रही है, जस्ट सूजन है और कुछ तकलीफ नहीं दे रहे तो वो वेट कर सकते हैं नेक्स्ट रिव्यू डेट तक। नहीं उससे कुछ तकलीफ हो रही है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो सर्जन बढ़ते जा रहे हैं, खाने में तकलीफ हो रही है, बातचीत में प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक बार आके ओपीडी में मिलने के लिए बोल दीजिए। जी 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 मैम। 2183 876 आपने सुन लिया होगा, क्या मैम ने कहा क्या है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो ज़रूर आना है आपको, अगर तकलीफ नहीं है, चीज़ें हो सकती है, तो नेक्स्ट रिव्यू डेट पे ही आना है। मैम एक लास्ट सवाल है आपके लिए, रेडिएशन होते टाइम नाक से खून आता है, ऐसा क्यों डाला है मैम, आप इसका कुछ जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा साइट के लिए रेडिएशन हो रहा है, कौन सा ट्यूमर है, वो तो डिटेल तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड रेडिएशन होते टाइम ऐसा नाक से खून तो नहीं आना चाहिए अनलेस उनका ट्यूमर कुछ नाक के सामने है, नेसल कैविटी का है, साइनोनेसल कार्सिनोमा ऐसा कुछ है, तो कभी कभी ट्यूमर के रिलेटेड थोड़ा ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकता है। इनका कौन सा साइट का है उसके हिसाब से रहेगा। वो बहुत ज्यादा खून आ रहा है तो जरूर पड़ेगा चेक कराना, है ना। तो साइट कौन सा है कुछ और मेंशन करेगा तो थोड़ा आगे डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम। मैम यूजुअली अगर ऐसा कुछ कैसे हमें, हम एज ए नॉर्मल पेशेंट हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ इमरजेंसी और क्या चीज़ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हमें हमें बाहर रुका दिया जाता है, हमें वेटिंग करने के लिए बोल दिया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को फिलहाल बैठाएंगे तो भी काम चल जाएगा, और हमारे पेशेंट को अब इमरजेंसी है, इस हालात, ऐसे कौन से हालात है मैम, कैसे बात कर सकते ओके, जो जैसा उतना सिक पेशेंट जो होते हैं उनको हम यूजुअली बोलते हैं डायरेक्टली कैजुअलिटी में आके दिखाना। तो कब कैजुअलिटी में आना है, मतलब आपको एक तो कीमो चल रहे पेशेंट का, कीमो के टाइम पे किसी को जब फीवर आ रहा है वो थोड़ा इमरजेंसी माना जाता है ना। तो डे टाइम में हर ओपीडी तो मंडे टू फ्राइडे तो ऑलमोस्ट एवरी ओपीडी तो चालू ही है, तो डायरेक्ट ओपीडी में आके दिखा सकते हैं। आपको पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं है, जस्ट फीवर हो रहे है, ओपीडी में चेकअप करा सकते हैं। या कीमो के बाद कुछ लूज मोशन जो हो रहे थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं, या 3 बार के ऊपर हो रहे, उससे पेशेंट को कमजोरी आ रहा है, ऐसा कुछ है तो भी आपको इमीडिएटली हमारे पास रिपोर्ट करना है। तो वो इमरजेंसी जब रहता है, पेशेंट को ऐसा ताकत का महसूस हो रहा है, उसको वीकनेस आ रहा है, वो बेहोश हो रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ चीजें है, या ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड हो रहे, उसको फीवर एंटीबायोटिक के ऊपर भी नहीं रुक रहे, ऐसा कुछ चीजें हैं, तुरंत कैजुअलिटी में भी आके मिल सकते हैं। इनकेस आपको ऐसा कुछ भी कंप्लेंट हुआ, आपका ओपीडी नहीं चालू है, तो नाइट टाइम में भी एक मेन बिल्डिंग 80 में भी एक कैजुअलिटी रखा जहाँ पे डॉक्टर बैठता है फुल टाइम, वो भी असेस कर सकते हैं आपको। तो अदरवाइज आप जब जब रेगुलरली ओपीडी में आ रहे हैं, आपका पेशेंट वेट कर पा रहे हैं, उनको ज्यादा तकलीफ तो कुछ नहीं हो रही, वो बैठ पा रहे हैं, तो आपका टोकन के हिसाब से देखा जाएगा। इनकेस कुछ भी अभी बैठते बैठते उनको बेहोशी हो रही है, या झटका आ रहा है, या फीवर आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, या ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसा कुछ चीजें चल रहे हैं, या ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ऐसा कुछ भी है, थोड़ा हमारे काउंटर में इन्फॉर्म करेगा तो उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी में देखेगा पेशेंट। हैं। जी मैम, जी मैम। और खासकर हमारे पेशेंट ये भी बोलते हैं कि हम वेटिंग कर रहे हैं तो हम खाना पीना नहीं खाएंगे, देर पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो उसके लिए कुछ मैसेज दीजिए मैम उन पेशेंट्स के लिए।
सो बेसिकली जो भी हॉस्पिटल आते हैं, हमें पता है टाटा में तो थोड़ा क्राउड रहता है, ये थोड़ा टाइम तो रुकना ही पड़ता है हर पेशेंट को, क्योंकि थोड़ा टेस्ट रहता है, उसके बाद ओपीडी में रिव्यू रहता है, कभी कभी वो कीमो उसी दिन होता है पेशेंट का। तो बेटर रहेगा कि पेशेंट के लिए जो भी उस दिन का खाने का एक टाइम के लिए कुछ तो मील या कुछ तो स्नैक कुछ लेके आ जाएगा, क्योंकि अनलेस वो ब्लड टेस्ट फास्टिंग फास्टिंग नहीं बोला तो पेशेंट को ऐसा फास्टिंग रखने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन नहीं किया तो, है ना। तो पेशेंट के साथ कुछ लेके आ जाएगा, एंड नहीं तो इन्फॉर्म करके भी दे कैन गो, खाना खा के वापस आ सकता है। ऐसा पेशेंट को ऐसा बिठा के रख के उनका शुगर कम होता है, उससे और प्रॉब्लम हो जाते हैं पेशेंट को। एंड हमारे ज्यादातर पेशेंट का ये एनजी ट्यूब, राइस ट्यूब फीडिंग, नली से फीडिंग होता है ना, तो एनजी ट्यूब भी है, उनको और भी तकलीफ होता है। तो उसके हिसाब से आपका जो भी रेगुलर खाना रहता है पेशेंट का, वो थोड़ा आपके हाथ में लेके आना इज ऑलवेज एडवाइसेबल, क्योंकि टाटा में थोड़ा तो रुकना ही पड़ता है, कुछ कुछ टेस्ट रहेगा, उसके बाद ओपीडी रिव्यू रहेगा और कुछ दूसरा डॉक्टर को ओपिनियन रहेगा। तो तब तक ऐसा फास्टिंग रखने का जरूरत नहीं है, एंड वो इट्स नॉट एडवाइसेबल। जी मैम, जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी तक तो आपके लिए कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ओके इधर जाना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ओके ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू रतन, थैंक यू, थैंक यू। सारिका मैम, आप प्लीज वापस ज्वाइन कर सकते हैं। सारिका मैम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या बोला? सॉरी, क्या कहा आपने? मैम, जैसे हम पिछली बार पहले बोल रहे थे कि एक्सरसाइजेज के लिए फन एक्टिविटी, हमें हमें कुछ अंदाजा मिल सकता है कि क्या हम और क्या, मतलब बॉल वॉल तो एक नॉर्मल एक्टिविटी हो गया, इसके अलावा और कोई गेम है जिसमें जो जो एक्सरसाइजेज को भी इंक्लूड करता हो और कोई भी बंदा खेल सकता हो उनके साथ? ऐसा कोई एक्सरसाइज आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे एल्डरली पेशेंट्स के लिए? या हाँ, फिर या फिर घर के तो छोटे मोटे जो काम वगैरह है करके जिसमें वो एक्सरसाइज ढूंढ सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? एक्सरसाइज आप जैसे अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जा सकते हैं। पहली बात तो जो लोग खेलते हैं, ठीक है। यदि आप खेलते नहीं हैं, स्पोर्ट्स कोई नहीं खेलता है, तो फिर उनके लिए सिंपल एक्टिविटी इज जस्ट वॉकिंग। मैं यही कहूंगी, सिर्फ वॉकिंग। क्योंकि वॉक तो हम कोई भी कर सकते हैं। तो वॉक करना इज द बेस्ट एक्टिविटी, और किसी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब कोई मिले ना मिले आप वॉक कर सकते हैं। गेम के फॉर्म में अगर हम कहेंगे तो गेम में क्या होता है कि आपको उसके साथ कोई, आपके साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए। आप अकेले तो कोई गेम नहीं खेल सकते। तो इसीलिए अगर खेलना ही है तो फिर बोर्ड गेम खेलना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है। क्या मैम, एक सवाल आता है कि एक्सरसाइजेस क्या शरीर के लिए होता है, ये शरीर के लिए ही फायदेमंद है या और किसी चीज में भी काम हमें फायदा दे सकता है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो आपके दिमाग की हेल्थ के लिए भी तो फायदेमंद देता है। शरीर मतलब दिमाग भी तो काम करेगा। और जितना आपका शरीर काम करेगा, उतना आपका दिमाग भी फाइन रहेगा, उतने आपके जो जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये सारे भी अच्छे रहते हैं आपकी। हाँ, और मैं ये भी बताना भूल गई कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना ना आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जो कान के अंदर आपके जो बैलेंस को रेगुलेट करने वाला जो हिस्सा होता है, वो भी स्ट्रांग रहता है। तो उसी को भी स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे। हम हमारे कान के अंदर जो स्थित बैलेंस की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सेंसर्स होते हैं, उसको भी हम स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो एक्सरसाइज उस तरीके से हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और कई बार हमने देखा है हमारे पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो डिप्रेशन और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है एक्सरसाइज करना। जी मैम, जी मैम, मैम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके लिए कोई क्वेश्चन आए, लेकिन अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग वो अस। जी। अ, अनुभा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हाँ हमारी जी, रतन जी। जी जी, मैम प्लीज आज आज का सेशन आपके हवाले करता हूँ, और प्लीज हमारे वोट ऑफ थैंक्स दीजिएगा हमारे जो स्पीकर। हेलो। यस मैम, यू कैन हियर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सारिका जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे, हमारे जीरियाट्रिक जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। और
और वो बहुत ही मतलब ओल्ड पेशेंट्स के साथ ही मतलब और भी एज ग्रुप वो देखते हैं, पर स्पेसिफिकली ओल्ड पेशेंट्स का भी उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से वो ध्यान रखते हैं। स्पेशली जो एक्सरसाइजेस ये सब वो बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से वो देख के जितना उनसे होता है, मतलब उनका एक्चुअल बेसलाइन मतलब कितना है, कितना वो टॉलरेट कर पाएंगे, और आगे मतलब क्या क्या वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और कितना वो मॉडिफाई करके देना, ये सब अच्छे से वो ध्यान से वो देखते हैं। और उसके बाद ही वो बताते हैं, यूजुअली हमारे जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में है स्पेसिफिकली। और जैसे उन्होंने बोला है, काफी सारे मिथ्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जो यंग पेशेंट्स जो हैं, अगर उनको हम एक्सरसाइज के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक्सरसाइज ओल्ड लोगों के लिए है। और जो हम ओल्ड पेशेंट्स को जब हम एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं कि ये भी हमारा कोई एज है क्या एक्सरसाइज करने के लिए। सारे पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं। और काफी ऐसे कुछ पेशेंट्स ही रहते हैं जो एक्चुअली मतलब उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब वो काफी टाइम से ही एक्टिव लाइफस्टाइल है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं ऐसे एक्टिविटी। तो वो लोगों में दूसरा कंसर्न रहता है कि क्या हम ये सब कर पाएंगे क्या ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद में। तो ये सब एड्रेस करने के लिए हम उनको प्रॉपरली उनका असेसमेंट करके, उनको देख के, फिर उसके हिसाब से उनको एक्सरसाइज, मतलब क्योंकि एक टाइप एक्सरसाइज नहीं रहता है ना, तो उनको उनका भी क्या सूट करता है उनको, और उनको भी कैसे उनका इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब क्या इम्प्रूव करना है, उनका वॉकिंग इम्प्रूव करना है, कि उनका स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है, कि उनका बैलेंस इम्प्रूव करना है, ऐसे अलग अलग एरियाज रहते हैं। तो उनका ओवरऑल उनका इम्प्रूवमेंट के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या हम उनको दे सकते हैं। तो मेनली हम हमारे यहाँ पे तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि एक बार फिजियोथेरेपी में जाके उनका अगर कुछ, अगर हमें समझ में आता है कि कुछ डेफिसिट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं कुछ एरियाज में, तो हम डेफिनेटली उनको बोलते ही हैं कि एक बार हम देख लें कि क्या क्या एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं, कि और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और वैसे आज बहुत ही अच्छा सेशन लिया है डॉक्टर सारिका ने, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू डॉक्टर आदिरा ऑल्सो फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। जी जी इसी के साथ हम चीज़ों के लिए, यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच अफिरा मैम। और साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच सारिका मैम, और आप हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप सबका भी कि आप इतने उत्साह से हमारे हर मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अलविदा लेता हूँ, और आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार अगले नए विषय के साथ, जो भी हमारे उम्र दराज पेशेंट है उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, उस सुझाव के लिए हम आपसे वापस दोबारा जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।